नमस्कार। आज हमारे साथ खास बातचीत में रायपुर नगर निगम वार्ड 34 के पार्षद कामरान अंसारी जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अंसारी जी। अंसारी जी, मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं और मेरा पहला सवाल ये है कि आप पहली बार पार्षद बने तो आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या था, और जैसा कि आप युवा हैं तो मुझे बताइए कि आप कैसे शुरुआत की राजनीति में आने की सोचे आपने? मैं सर शुरुआत से मतलब आपका जब मैं कॉलेज था, मैं BE किया, इंजीनियरिंग किया मैंने केमिकल ब्रांच में। सन 2008 का पास आउट हूँ मैं। कॉलेज के समय से NSUI और उसके बाद यूथ कांग्रेस में, उसके बाद सारी दीगर कांग्रेस की एक्टिविटीज़ में मैं रहा, धरना प्रदर्शन में रहा। फिर हमारी राज्यसभा सांसद आदरणीय छाया वर्मा जी के साथ उनके प्रतिनिधि के तौर पे रहा, एवं उनके द्वारा रेलवे का सदस्य बनाया गया, उनके द्वारा DRUCC मेंबर बनाया गया। फिर धीरे धीरे राजनीति में जब लोगों के बीच में उठना बैठना चालू किया तो जैसे लोगों का राशन कार्ड बनाना, टैंकर भेजाना, मूलभूत सुविधाएं जैसे लोगों के थी, उसको मैंने नज़रअंदाज नहीं किया, लोगों के साथ खड़ा रह के उसको मैंने फेस किया। नगर निगम जोन में बात करके लोगों की सुविधाओं को उन तक पहुँचाना, मजदूर कार्ड बनाना, इस तरीके के कृत्य में मैं लोगों का साथ देता रहा। तो जनता ने कहीं ना कहीं उस चीज़ में मुझे एक भरोसा जताया कि आप हमारे लिए जब इतना करते हैं तो हम आपके साथ खड़े होना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप पार्षद के रूप में हमारे क्षेत्र से चुनाव लड़ें। तत्पश्चात कांग्रेस पार्टी का बहुत आभारी हूँ। कांग्रेस पार्टी ने और हमारी नेत्री छाया वर्मा जी ने हमें जो टिकट दिया, उसके बाद फिर पार्षद चुनाव में जनता ने जो आशीर्वाद दिया, उसके तहत मैं पार्षद चुनाव में आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। और मेरा फैमिली बैकग्राउंड ये रहा है कि मैं पढ़ाई में रहता था, एजुकेशनल सेक्टर में रहता था, परंतु राजनीति ने धीरे धीरे NSUI यूथ कांग्रेस के माध्यम से मुझे पार्षद पद तक लेके आई। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी आगामी 5-6 महीने बाद में फिर से नगरीय निकाय चुनाव होंगे। जी। और नगर सेवक के रूप में आप 4.5 साल से आप तो काम कर ही रहे हैं। जी। तो आप अपने वार्ड की किन समस्याओं पे सबसे ज़्यादा आपने जोर दिया है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो हमारे वार्ड में सबसे बड़ी समस्याएं जो थी, एक हमारे यहाँ टापू बन जाता था बारिश के समय में। अरमान नाला नामक एक नाला है बहुत बड़ा, उस नाले को चारों कोने से वार्ड को घेरता है वो। एक वो समस्या थी। एक राजा तालाब, जिस राजा तालाब पे 5 से 7 वार्ड प्रभावित करते हैं, 5 से 7 वार्डों के पानी की समस्याओं को, वाटर लेवल को जो मेंटेन करता है वो राजा तालाब है। एक राजा तालाब की समस्या थी, और सबसे बड़ी समस्या थी जो रहवासियों का था, वो पट्टे की थी, सड़क की थी। तो मैंने मतलब जनता के बीच में जब मैंने जो समस्याएं थी, समस्याओं पे जोर डाला, तो आप देख सकते हैं कि मैंने वहाँ 402 लोगों को पट्टा दिया है। शासन भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में 402 लोगों को पट्टा दिया गया है। उस पट्टे स्थायी पट्टा दिया गया है, जो कि वहाँ विगत 30, 35, 40 साल से लोग रह रहे थे, उनको पट्टा वितरण किया गया है। इसके अलावा अरमान नाले का माननीय मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा 3 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया था अरमान नाले के लिए। राजा तालाब सौंदर्यीकरण के लिए स्मार्ट सिटी के माध्यम से पैसा प्राप्त हुआ था, तो सौंदर्यीकरण हो गया, पर तालाब गहरीकरण एवं सफाई अभी नहीं हो पाया है, जो कि कार्य प्रगति पर है, प्रोसेस पे है। जैसा कि आपने अरमान नाला के बारे में बताया, मगर अरमान नाला की वजह से अभी भी वार्ड वासियों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी। और चूँकि भूपेश बघेल जी के द्वारा राशि स्वीकृत की गई थी, तो उसके काम में फिर इतना विलम्ब क्यों हो रहा है? असल में जब राशि स्वीकृत हुई है तो उसके तुरंत बाद चुनाव आ गया था, विधानसभा चुनाव के बाद आपका सत्ता परिवर्तन हुआ। जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पूर्व की सारी योजनाओं में जो स्वीकृत राशि थी उसको रोक लगा दी गई थी। उस रोक लगाने के पश्चात उसमें यह कहा गया था कि कार्य की गंभीरता को देखते हुए जिस कार्य में आवश्यकता होगी उस कार्य की स्वीकृति मिलेगी मंत्रालय से। तो उसके लिए भी हमने, हमारे वार्ड वासियों ने, हमारे क्षेत्र के लोगों ने बहुत लड़ाई लड़े हैं। कंटिन्यू जाने के बाद हमने लेटर, आवेदन, प्रतिवेदन देने के बाद वहाँ से स्वीकृति प्राप्त हुई कि इस पे कार्य करना चाहिए। अरमान नाला वाकई में अति आवश्यक मतलब समस्या है, इसका निराकरण होना चाहिए। तो उसके लिए फिर स्वीकृति प्राप्त हुई। जैसी स्वीकृति प्राप्त हुई तो लोकसभा का चुनाव आ गया। लोकसभा चुनाव अभी आचार संहिता खत्म होगी, तो माननीय कमिश्नर महोदय नगर निगम से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि मैं इसको जितनी जल्दी हो सके चालू कर दूंगा। आपके अनुसार आपके क्षेत्र के लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है?
सबसे बड़ी समस्याएं जो थी वो मैंने हल कर दिया है। पट्टे की समस्या थी, किसी इंसान के पास छत होना एवं छत का अधिकार ना होना बहुत बड़ी समस्या थी। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने जो पट्टा दिया, उस पट्टे में हमने वार्ड के समस्त परिवार को पट्टा दे दिया है। स्थायी पट्टा जो दिए हैं वो लोगों के द्वारा इसका धन्यवाद भी ज्ञापित किया जा चुका है शासन को, कांग्रेस के शासन को। सबसे बड़ी समस्या ये थी जिसका निराकरण हुआ। इसके अलावा वार्ड में जो पानी की समस्या थी, उसके लिए अमृत मिशन के माध्यम से पाइपलाइन के माध्यम से सब प्रत्येक घर में पाइपलाइन के माध्यम से पानी की मतलब पूर्ति करने का पूरा प्रायोजन तैयार हो चुका है। अमृत मिशन जितनी जल्दी काम खत्म करेगा उतनी जल्दी लोगों के घर में पानी होगा। आनंद नगर क्षेत्र में पानी चालू हो चुका है, नई बस्ती क्षेत्र में पानी चालू हो चुका है, राजा तालाब के नीचे एरिया में पानी चालू हो चुका है, भावे नगर और शांति नगर एरिया जैसे कुछ क्षेत्र हैं जो अभी बचे हुए हैं। इस जगह में कार्य लगातार अभी जारी है। इसके अलावा मैंने वार्ड के अंदर में लगभग 90% एरियाज़ में डामरीकरण करवाया है अपने कार्यकाल में, पूर्णतः डामरीकरण कराया गया है। इसके अलावा मेरे द्वारा वार्ड के क्षेत्र में नाली निर्माण कराया गया है। नालियाँ जहाँ जहाँ पर मतलब लगना था वहाँ पे नालियों का निर्माण कराया गया है। इसके अलावा भी जैसे मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे राजा तालाब का जैसे मैंने बताया कि सौंदर्यीकरण कराया है, परंतु राजा तालाब जब तक सफाई नहीं होगा पूर्णतः, क्योंकि राजा तालाब में भी इंद्रावती कॉलोनी से आने वाले नाले को आधा छोड़ दिया गया है तालाब के अंदर में, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यह जो छोड़े हुए 6-7 साल हो गया है और इसके लिए लगभग हम 5 साल से प्रयासरत हैं। उस प्रयासरत होने के बाद भी अभी तक कोई सुनवाई अगर नहीं हुई है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कलेक्टर साहब से एक भरोसा दिलाया कलेक्टर साहब ने कि मैं अभी करवा दूंगा उस काम को। नगरीय निकाय चुनाव के दौरान आपके द्वारा जो घोषणा पत्र जारी किया गया था, उसके कितने वादे आपके द्वारा पूरे किए गए हैं? मेरे द्वारा जो घोषणा पत्र जारी किया गया था उसमें मैंने कहा था कि पक्की सड़क दूंगा, कैमरा युक्त वार्ड कर दूंगा। इसके अलावा मैंने कहा था कि वार्ड में पट्टा कंपलसरी सबको दिलाने का पूरा प्रयास करूंगा, पट्टा दिलाऊंगा। तो इसमें मैंने पूरे वादे पूर्ण किए हैं। मैंने आते ही साथ जैसे पार्षद में बना था तो सबसे पहले मैंने कैमरे की पूरी व्यवस्थाएं की वार्डों में, चौक चौराहों में, जिसका DVR सिस्टम मैंने कहीं मंदिर में रखा, कहीं पर थाने में रखा। इस तरीके से हमने वार्ड को वॉच किया। वार्ड में से मतलब क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो होती है वो कम हुई, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का जमावड़ा कम होने लगा, लोगों के बीच में एक अच्छा सद्भाव और अच्छा मैसेज जाने लगा। इसके बाद मैंने डामरीकरण की व्यवस्थाएं की। वार्ड के चारों कोने में जिस जगह में बड़ी गाड़ियां जा सकती थी 90% एरिया में मैंने डामरीकरण किया। जिस जगह में गाड़ियां नहीं जा सकती थी वहाँ CC रोड का निर्माण किया, नाली का निर्माण किया। इसके अलावा मैंने शिक्षा को भी तवज्जो दिया। मैंने जैसे स्वामी आत्मानंद स्कूल हमारी शांतिनगर कन्याशाला थी, उसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के पास आवेदन लेके गया। उन्होंने सहर्ष स्वीकार करते हुए स्वामी आत्मानंद स्कूल को घोषणा की और उसके हिंदी और इंग्लिश दोनों स्वामी आत्मानंद स्कूल आपने शांतिनगर स्कूल को बनाया। इसके लिए हम सभी ने माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का आभार भी व्यक्त किया और मैंने वार्ड के समस्त बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया कि आप पढ़ाई करिए। और इसके अलावा सबसे बड़ी जो थी वादा, उसमें मैंने पट्टा रखा था। तो पट्टा की जब बात आई तो कलेक्टर साहब ने सर्वे कराया, कमिश्नर साहब ने सर्वे कराया नगर निगम के माध्यम से और तहसील के माध्यम से जो सर्वे हुआ, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे उस समय के तत्कालिक मुख्यमंत्री, उन्होंने सहर्ष कहा कि तत्काल प्रभाव से पट्टा वितरण किया जाए। और स्थायी पट्टा हमने विगत 40 साल बाद सन 1984 में पट्टा बटा था और 84 के बाद उस समय भी इंदिरा गांधी जी के माध्यम से पट्टा वितरण किया गया था उस क्षेत्र में, और आज माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के माध्यम से पट्टा वितरण किया गया। तो ये मेरी जो घोषणा पत्र के जितने मैंने वादे किए थे उस वादों को मैंने अक्षरता पूर्ण किया है। और इसके अलावा भी मैं आगामी के लिए भी कुछ सोच करके रखा था कि कुछ जैसे हमारे खेल के लिए कुछ चीज़ें मैंने बना के रखी थी अपने वार्ड के लिए जो कि घोषणा पत्र में नहीं थे। शिक्षा के स्तर सुधारने के लिए कुछ NGOs को मैंने कहा था कि हमको शिक्षा के लिए बच्चों को प्रेरित करना है, तो ये सब चीज़ें मैंने घोषणा पत्र में नहीं रखा था। इस पर भी मैंने बहुत सारे काम किए। सामुदायिक भवन का निर्माण किया मैंने, सभी सामाजिक संस्थाओं को एकजुट करके उनके उत्थान के लिए कई सारी योजनाओं का निर्माण किया। महिला समूह का निर्माण किया मैंने, महिला समूह को रोजगार की व्यवस्था के लिए मैंने पहल की नगर निगम में। तो
बहुत सारी योजनाएं ऐसी थी जो घोषणा पत्र में नहीं थी, पर मैंने उसे अपनी तरफ से, इसके अलावा सबसे बड़ी योजना जो थी कि मैं टैंकर मुक्त करना चाह रहा था वार्ड को, तो लगभग मेरे वार्ड टैंकर मुक्त हो चुका है। सभी घर में, प्रत्येक घर में मैंने नल कनेक्शन दे दिया है। कुछ घर जैसे छूटे हैं तो उस घर में नल कनेक्शन अभी इस गर्मी के पहले में कंप्लीट हो जाएंगे। तो बस मैं घोषणा पत्र में संतुष्ट हूँ। मैं आत्मसंतुष्टि के लिए जो कार्य किया उसे मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अपनी संतुष्टि और जनता के आशीर्वाद से जो काम किया मैं उसे मतलब एक आत्मसंतुष्टि मानता हूँ। अभी आगामी कुछ माह में नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं जी। क्या आप फिर से चुनावी मैदान में उतरेंगे और किन मुद्दों के साथ में अगर आप? जी, जनता का आशीर्वाद अगर बना रहा और पार्टी ने अगर भरोसा जताया तो मैं बिल्कुल निश्चित तौर पर चुनाव पे उतरना चाहूँगा। और जनता के मूलभूत सुविधाएं, जैसे मैंने जिस तरीके से एजुकेशन सेक्टर पे, और मैं चाहता था कि मेरे यहाँ ना एक हॉस्पिटल बने, हमर अस्पताल जैसे एक सर्व सुविधा युक्त अस्पताल का निर्माण हो। तो मैं चाहूँगा कि आगामी वर्ष में अगर मैं पार्षद बनता हूँ तो हॉस्पिटल का निर्माण करूँ। स्वास्थ्य की उच्च से उच्च व्यवस्थाओं को अपने वार्ड में लाने का प्रयास रहेगा। इसके अलावा शिक्षा, मतलब एजुकेशन सेक्टर पे मैं काम करना चाहूँगा कि मेरे वार्ड से 99 नहीं 100% बच्चे जो शिक्षित निकलें और इन बच्चों को कहीं ना कहीं अच्छी एजुकेशनल जो संस्थाएं हैं उससे मैं टाई अप करके चाहूँगा कि इनको प्रयास किया जाए। और जो घर जर्जर हैं, जिनको पट्टा मिल चुका है, उनके घर को पक्का बनाने हेतु शासन की जो योजनाएँ हैं उसका लाभ दिलवाने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा कुछ गलियां, कुछ नालियां ऐसी हैं जहां पे मतलब कवर्ड करना और नया बनाना है तो उसका भी मैं प्रयास करूंगा। यही सब मुद्दों को लेकर मैं जनता के बीच में जाना चाहूँगा और जनता का आशीर्वाद और भरोसा जिस बीच पे रहेगा, और जनता के बीच जाके, जनता के भी कुछ योजनाएं हैं, जनता भी बहुत अच्छा सोच रखती है, उस सोच को लेकर मैं जनता के बीच में जाऊँगा। उनकी सोच को भी आगे बढ़ाते हुए घोषणा पत्र में लेते हुए मैं उस योजना के तहत आगामी वर्ष में काम करना चाहूँगा। मेरा एक सवाल है आपसे कि अभी हाल ही में महापौर एजाज ढेबर जी ने जी एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी भी आ जाए तो निगम की समस्याएं हल नहीं हो सकती। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का एक ये मुद्दा होता है, जैसे बोलने का अर्थ का अनर्थ जो करते हैं ये भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से जानती है। भारतीय जनता पार्टी अपने काम को, अपने किए गए कार्यों को कभी चर्चा पे नहीं लाती। जैसे अभी आप, मैं देश दुनिया की बात अगर करूं, देश की बात करूं तो 400 किलो RDX का तो आज तक पता नहीं चला जो पुलवामा में फूटे, और ये 400 का पार का बात तो एकदम कॉन्फिडेंस से करते। इतने कॉन्फिडेंस अगर वो 400 किलो RDX कहाँ से आया बताते तो शायद जनता को एक सराहना लेते, जनता से एक आशीर्वाद प्राप्त होता है इनको। परंतु महापौर जी का कहने का अर्थ यह नहीं था। महापौर जी का कहने का अर्थ यह था कि नरेंद्र मोदी जी इस जगह पे नहीं बैठे, और जनता के लिए नगर निगम ने जितना प्रयास किया है, जिस तरीके से कार्य किया है, और जितना जनता के प्रति मतलब एक वफादारी के साथ काम करने की, निष्ठा के साथ काम करने का जो प्रयास किया है उसको देखते हुए महापौर जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी, अगर आपको और भारतीय जनता पार्टी कुछ समस्याएं हैं तो खुद ही आके बैठ जाइए। जो हम निपटारा कर सकते हैं वह निपटारा नरेंद्र मोदी जी नहीं कर सकते। जनता की समस्या जस की तस रहेगी, क्योंकि जुमले की सरकार रहती है भारतीय जनता पार्टी की, आप भी देख सकते हैं। नगर निगम ने गीला और सूखा कचरे की मुहिम चालू की है। जी जी जी। तो यह कितना सार्थक है, क्योंकि गीला और सूखा कचरे के लिए डस्टबिन भी निगम को दिया जाना जाता है, क्योंकि और मैं जहाँ तक कुछ लोगों ने हमसे कहा है कि उनको डस्टबिन प्राप्त नहीं हुआ है। जी जी जी। यह एक रामकी नामक कंपनी है जिसको नगर निगम ने पूरा कचरे की जिम्मेदारी, शहर की जो गाड़ी चलाने की जिम्मेदारी दी गई है। ये कहीं ना कहीं, मैं नगर निगम पे कोई उंगली ना उठाए, पर जो राम की कंपनी है यह नैतिक जिम्मेदारी उसकी बनती है कि जनता को गीला और सूखा कचरा, बहुत अच्छी जागरूकता का बहुत अच्छा परिचय दिया उन्होंने। जनता जागरूक है, पर क्या जनता को राम की द्वारा वो सुविधा दी जा रही है? भाई गीला और सूखा कचरा के लिए आपने डस्टबिन दिया है क्या? अभी जैसे मैं मेरे वार्ड की चर्चा करूं, देखिए क्या होता है, कई बार सच बोलना भी ज़रूरी है। राम की कंपनी द्वारा विगत 4-5 साल हो गया मुझे पार्षद बने हुए, एक बार भी डस्टबिन के नाम पर एक डब्बा ला के नहीं दिया जनता को। यूज़र चार्ज के पैसे तो लिए जा रहे हैं, जनता को उस पैसे से क्या सुविधा दे रहे हैं? डस्टबिन के नाम पे आप जो डस्टबिन मंगा के नगर निगम अपने पास रखा तो है, पर डस्टबिन बांट क्यों नहीं रहा है भाई? अब ये खबर सामने आ रही है कि महापौर चुनाव होगा और जिसको जनता चुनेगी, तो इस बात से आप कितना सहमत है कि ऐसा होना चाहिए?
देखिए, ये तो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसका स्वविवेक के ऊपर हुए है। और जैसे जनता चुने या पार्षद चुने, चुनती जनता ही है, पार्षदों को भी जनता ही चुनती है। और जहाँ पे जैसे सवाल है महापौर के चुनाव डायरेक्ट करने के, तो भारतीय जनता पार्टी की अगर सोच है करने की तो उसको कोई बदल नहीं सकता। आपको जैसा ठीक लगे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, शीर्ष नेतृत्व को, वो करना चाहे करे। जनता ने कांग्रेस पे भरोसा जताया था, जताई है और जताती रहेगी। जी, आपने इंजीनियरिंग किया है और चूँकि आप राजनीति से भी हैं, युवाओं में आपकी अच्छी पकड़ है। अभी 10वीं और 12वीं के रिज़ल्ट भी आए हैं। जी जी जी। तो आप हमारे जो 10वीं 12वीं के जो छात्र जो हमारा वीडियो देखेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? और जो उनका रिज़ल्ट नकारात्मक आया है, जो फेल हुए हैं और जो कि एक खौफनाक कदम उठा लेते हैं, ठीक है, इनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सर्वप्रथम तो जो बधाई के पात्र हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं उनके। और जिन बच्चों के रिज़ल्ट अच्छे नहीं आए हैं वो हताश ना हो, क्योंकि सफलता की पहली सीढ़ी असफलता होती है। शायद ये वही असफलता है जो आपको आगे लेके जाएगी। आप जितने भी बड़े बड़े जो लोग हैं उनके बारे में अगर स्टडी करेंगे तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक बार लाइफ में अपने आप को पीछे होते देखा है। उस पीछे होने से उन्होंने सीखा है। और आप अपने माँ बाप के बारे में सोचें, अपने परिवार के बारे में सोचें, आपकी फ़िक्र करते हैं आपके परिवार वाले। और एग्ज़ाम फिर से दीजिए, अच्छी मेहनत करिए, कड़ी मेहनत से अच्छे नंबरों से पास होइए। उज्जवल भविष्य की आपकी कामना करता हूँ। और कुछ इस तरीके के कदम ना उठाएं जिससे परिवार को तकलीफ़ हो और आपको भी तकलीफ़ हो। ज़िंदगी बहुत बड़ी है और आपको आगे बहुत कुछ करना है। और हो सकता है इतिहास आप लोग ही बनाएं और पुराने इतिहास को भी आप लोग तोड़ें। इसलिए मैं आप सभी को बधाई देता हूँ।